नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे मिशन 25 के लिए कांग्रेस और बीजेपी के मंथन की। बताएंगे कि दौसा सीट पर युवा मतदाता कैसे कर सकते हैं बदलाव, और एक रिपोर्ट दिखाएंगे आधी आबादी की संसद में भागीदारी पर। चुनाव के ऐलान के बाद सियासी दलों की हलचल तेज हो गई है। टिकट बंटवारे पर थोड़ा पिछड़ने के बाद अब बीजेपी ने कमर कस ली है। आज सियासी दलों की हलचल तेज हो गई है और इस तरह से आप देख सकते हैं दिल्ली और जयपुर में बीजेपी की बैठकों का दौर भी जारी रहा। पहले अध्यक्ष अमित शाह से दिल्ली में राजस्थान बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई। वहीं इस बैठक के बाद जयपुर में भी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच मंथन का दौर चला। वहीं 11 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस की कोर कमेटी की टिकट दावेदारों पर मंथन कर रही है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का भरोसा है कि स्क्रीनिंग कमेटी में जिन नामों पर मंथन हुआ है उन पर आम सहमति बन जाएगी। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ देख सकते हैं, कांग्रेस की कमेटी की बैठक है, दूसरी तरफ बीजेपी की ये बैठक चल रही है और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है जैसा कि आपको पता है, और उसके बाद से मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चुनावी हलचल पार्टियों में मची हुई है। मिशन 25 को लेकर दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं और इसको लेकर लगातार मंथन चल रहा है। हालांकि अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से पहली लिस्ट सामने नहीं आई है और दावेदारों को लेकर मंथन लगातार चल रहा है। और अब बात सूबे में मिशन 25 के लिए जारी माथापच्ची की, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हलचल तेज है। टिकट को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर आज से शुरू हुआ। पहले दिल्ली और फिर जयपुर में बड़े नेताओं ने टिकट दावेदारों को लेकर मंथन किया। सबसे पहले दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के बड़े नेताओं से मुलाकात की। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौर के साथ राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद फिर जयपुर में शुरू हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत कई नेताओं ने इस अहम बैठक में शिरकत की। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली और जयपुर की, और दोनों ही जगह पर बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है मिशन 25 को लेकर। एक तरफ अमित शाह के साथ बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ जयपुर में प्रकाश जावड़ेकर की अगुवाई में बैठक चल रही है। और लगातार आपको बता दें कि मिशन 25 को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है और अभी तक पहली लिस्ट सामने नहीं आई है। दावेदार कई हैं और इसको लेकर लगातार मंथन जारी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा दाव किया है। जावड़ेकर ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 1.5 लाख वोट से बीजेपी पिछड़ गई थी, कांग्रेस से पीछे रह गई थी और इस बार भाजपा का गठबंधन मजबूत हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आतंकवाद मुक्त, गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर चुनाव लड़ेंगी। तो विधानसभा में हमारा रिकॉर्ड ऐसा है कि केवल 1.5 लाख वोट कमी है, एक बूथ पर केवल 3 वोट कमी है, और इसलिए ये हम पूरा विजय का विश्वास से हम जा रहे हैं और कांग्रेस में नर्वसनेस पूरा है। तो जो महागठबंधन की बातें कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देकर सपा बसपा ने उनको अलग रखा है, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए ज्यादा मजबूत हुआ और सो कॉल्ड महागठबंधन बहुत आज खत्म हो गया। एक तरह से चुनाव के मुद्दे बिल्कुल साफ है। आपको मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए?
मायावती जी ने अपना इरादा स्पष्ट किया है कि मजबूर सरकार चाहिए ताकि वो कुछ भी सरकार से करवा ले सके, और मोदी जी जो दे रहे वो मजबूत सरकार दे रहे हैं, जिससे वहीं टिकटों के ऐलान को लेकर बीजेपी फुल प्रूफ प्लान का दावा कर रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बाजी मारने की तैयारी में है। 16 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और 16 मार्च को प्रदेश की कई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। इस दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के साथ यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड और महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बीजेपी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल भी सकती है। राजस्थान के भी कई सांसदों का टिकट कट सकता है। वहीं अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक के बाद आज कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी रणनीति के लिए जयपुर में मिले। दोपहर में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे समेत समिति के सदस्य, सभी मंत्री और संगठन जिला प्रभारी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के चुनावी अभियान, चुनाव प्रचार और नेताओं के दौरे को लेकर मंथन का दौर चला। चुनावी हलचल के बाद अब बात भक्ति और जियारत की। आपको बता दें कि अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक से लौटकर सीएम अशोक गहलोत आज पहले जियारत करने ख्वाजा के दर पर पहुंचे। सीएम गहलोत यहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से ख्वाजा के दर पर चादर चढ़ाने आए थे। सीएम ने यहां जियारत की और प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट और चुनावी प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत नरेना दादू धाम पहुंचे, जहां भी सचिन पायलट और अविनाश पांडे उनके साथ रहे। सीएम ने यहां दादू दयाल महाराज के 475वें प्रकाशोत्सव में भी शिरकत की। तो दादू धाम में सीएम ने हरिराम सत्संग भवन का उद्घाटन किया और दादू दयाल हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद से लौटने के बाद सीएम अशोक गहलोत जियारत करने भक्ति और शक्ति में लीन नजर आए और आप देख सकते हैं कि जियारत करने के लिए पहले अजमेर शरीफ गए, फिर उसके बाद दादू महाराज गए वहां पर। तो जियारत और भक्ति आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। गहलोत ने कहा कि आज देश की हर संवैधानिक संस्था पर खतरे के बादल मंडरा रहे और बीजेपी सत्ता हथियाने के लिए जिस तरह देश में भय का माहौल पैदा कर रही है, वो देश हित में नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कामकाज पर भरोसा जताते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है और पार्टी सभी 25 सीट पर फोकस कर रही है। 2.5-3 महीने का जो कार्यकाल सरकार का रहा है, जिस प्रकार कदम हम लोगों ने उठाए हैं, लोगों की उम्मीदों को हमने पूरा किया है, जो वादे किए थे लगातार उनको निभाने का काम हम कर रहे हैं। पब्लिक उसको पसंद कर रही है। भाजपा के अंदर राजस्थान में कोई नेतृत्व नहीं है, एक तरह से बिखरावट दिख रही है मुझको, और जो समर्थन कांग्रेस को मिला है विधानसभा चुनाव में, उससे ज़्यादा समर्थन लोकसभा इलेक्शंस में हम लोगों को मिलेगा। हमारे बूथ से लेके ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य, हर तरह हमारी मजबूती बरकरार है। उधर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे राज्यसभा सदस्य और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने जीत का भरोसा जताते हुए सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा। मंगलवार को अहमदाबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिए सीएम अशोक गहलोत के बयान को लेकर माथुर ने कहा कि राजस्थान के लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों को अच्छा नहीं समझते। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने अहमदाबाद में पीएम की कार्यशैली पर तंज कसा था। के दिनों में या पॉलिटिक्स में थोड़ा सा भाषा का मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। इन दिनों जिस प्रकार के उनके वक्तव्य आ रहे हैं, राजस्थान की जनता ऐसे वक्तव्यों को पसंद नहीं करेगी। मैं तो खुद कहता हूँ, मेरी पार्टी का भी कोई हो तो जिस प्रकार के वो शब्दों का मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से टीवी पर उपयोग कर रहे हैं,
प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जनता ने उनको चुना है, और उसके अलावा भी राजस्थान के सीनियर लीडर है वो। तो हमेशा हम जैसे नेताओं को, चाहे किसी पार्टी में, अपनी पार्टी के लिए कुछ कहे, लेकिन आपस में भाषा का संयम और मर्यादा। और इस वक्त की अहम अपडेट आपको बता दें कि कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई है। चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। मिशन 25 के लिए कांग्रेस का लगातार मंथन चल रहा है। सब जगह सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी, और कब कब क्या क्या डेट होगी, उन डेट पर विचार कर रहे हैं। और अब बात आधी आबादी की, यानी महिलाओं के हक की। महिला हित के बड़े बड़े वादे करने वाले सियासी दलों की कलई तब खुल जाती है जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है। प्रदेश में आजादी के बाद से अब तक आधी आबादी की लोकसभा में संतोषजनक भागीदारी नहीं रही है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव के वक्त सभी सियासी दल महिला सशक्तिकरण को लेकर फिक्रमंद नजर आते हैं ताकि महिलाओं का वोट हासिल किया जा सके। लेकिन लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने की बात पर सभी सियासी पार्टियां महिलाओं पर भरोसा नहीं करती। यही वजह है कि प्रदेश की सियासत में महिलाओं की सीधी भागीदारी बहुत कम रही है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में अब तक हुए लोकसभा चुनावों में कब कितनी महिला चुनाव जीतकर संसद तक पहुंची है। पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा में प्रदेश की एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। तीसरी लोकसभा और चौथी लोकसभा में जयपुर से चुनाव जीतकर पूर्व महारानी गायत्री देवी संसद पहुंची। पांचवी लोकसभा में 2 महिला, जयपुर से पूर्व महारानी गायत्री देवी, जोधपुर से राजमाता कृष्णा कुमारी सांसद चुनी गई। छठी लोकसभा में फिर प्रदेश की एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। 7वीं लोकसभा में चित्तौड़गढ़ से निर्मला शक्तावत सांसद चुनी गई। 8वीं लोकसभा में 2 महिला, उदयपुर से इंदुबाला सुखाड़िया और चित्तौड़गढ़ से निर्मला शक्तावत सांसद चुनी गई। 9वीं लोकसभा में झालावाड़ से वसुंधरा राजे सांसद चुनी गई। 10वीं लोकसभा में अब तक सबसे ज्यादा 4 महिला, उदयपुर से गिरिजा व्यास, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, अलवर से महेंद्र कुमारी और भरतपुर से कृष्णेंद्र कौर सांसद बनी। 11वीं लोकसभा में भी वही इतिहास दोहराया गया जब 4 महिला, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, सवाई माधोपुर से उषा मीणा, उदयपुर से गिरिजा व्यास, भरतपुर से महारानी दिव्या सिंह सांसद बनी। 12वीं लोकसभा में 3 महिला, सवाई माधोपुर से उषा मीणा, अजमेर से प्रभा ठाकुर और झालावाड़ से वसुंधरा राजे सांसद बनी। 13वीं लोकसभा में भी 4 महिला संसद पहुंची। दौसा से रमा पायलट, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, उदयपुर से गिरिजा व्यास, सवाई माधोपुर से जसकौर मीणा सांसद चुनी गई। 14वीं लोकसभा में 2 महिला, जालोर से सुशीला लक्ष्मण बंगारू, उदयपुर से किरण माहेश्वरी सांसद चुनी गई। 15वीं लोकसभा में 3 महिला सांसद चुनी गई। नागौर से ज्योति मिर्धा, चित्तौड़गढ़ से गिरिजा व्यास और जोधपुर से चंद्रेश कुमारी सांसद चुनी गई। तो 16वीं लोकसभा में जब बीजेपी ने 25 सीटें जीती तब सिर्फ एक महिला सांसद झुंझुनू से संतोष अहलावत संसद पहुंची। इस तरह आजादी के बाद अब तक हुए लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सिर्फ 29 महिला सांसद चुनकर लोकसभा तक पहुंची। इनमें से वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बनी, गिरिजा व्यास 4 बार, गायत्री देवी 3 बार सांसद बनी। हालांकि लोकसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी के नेता। देश में पहली बार ऐसा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें 4 प्रदेश के मंत्री होते हैं, शक्तिशाली मंत्री होते हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। पूरी जो देश की कैबिनेट है उसमें 11 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के जिसका प्रतिनिधित्व महिला मंत्री कर रही हैं। पूरी सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी से पद मिले हुए हैं और उन्होंने पूरी 5 साल की सरकार में अपने विभाग में इतने काम किए हैं जो ये दिखाता है कि देश की महिलाएं सशक्त है और समृद्ध है। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति थोड़ी अलग है। हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा की 200 सीटों के लिए हुए चुनाव में 188 महिला प्रत्याशियों ने चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाया, जिसमें सिर्फ 23 महिलाओं ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने कुल 27 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें 12 महिलाओं को जीत मिली, जबकि बीजेपी की 10 महिला विधायक चुनी गई।
इस लिहाज से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली अंतर है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की उचित भागीदारी मिलेगी। लागू करना एक अलग प्रयास है, लेकिन पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है इस बात के लिए कि महिलाओं को उचित स्थान मिले, महिलाओं को उचित सम्मान मिले, लोकसभा विधानसभा में भी। और पंचायती राज जैसी संस्था को भी राजीव गांधी जी ने ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी। उन्हीं की वजह से आज देश भर के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। बहरहाल कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा में प्रदेश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी संजीदा नजर नहीं आती है। सच तो ये है कि प्रदेश की सियासत में ज्यादातर वही महिलाएं सक्रिय हैं जो अपने परिवार के रसूख के दम पर राजनीति में आई हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने दम पर सियासत में आती हैं। तो कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हो गई और अविनाश पांडे जो है चुनाव प्रभारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनते हैं। के बाद गुजरात में लगभग 55-58 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में हम लोगों ने करी। राहुल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एक हमने रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद एक बहुत बड़ी विशाल आम सभा हुई जिसको राहुल जी ने, प्रियंका जी ने संबोधित किया। और हमारी पार्टी का चुनाव का आगाज कल गुजरात में हुआ है और जो रिस्पांस लोगों का था, जो मूड में परिवर्तन है, 5 साल की नाकारा सरकार से लोग जो छुटकारा चाहने के लिए ललायत हैं, वो कल गुजरात में देखने को मिला। और आज हम सब यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सारी समितियों के सभी अध्यक्षों से मुलाकात हुई है, रूपरेखा तय की है जैसा अविनाश पांडे जी ने आपको बताया। तो हर ब्लॉक में मीटिंग होगी और 400 से ज़्यादा सभाएं हम लोग करेंगे। और कल मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी और मैं, हम टोंक जिले और सीकर जिले में अपने चुनावी अभियान को और गति देने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, जहां तक हमारी पार्टी के तैयार रहने का सवाल है, मुझे लगता है कि समय से बहुत पहले बहुत गहन चिंतन, विचार विमर्श हम लोगों ने किया नॉमिनेशंस को लेके, किसको कहां से टिकट देना है। और मुझे खुशी है कि हमारे तमाम नेताओं के जिले, ब्लॉक, प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं की सहमति के बाद लगभग सभी सीटों पर आम सहमति बनी है। अच्छे नए जिताऊ चेहरों को हम लोगों ने प्राथमिकता देने की कोशिश की है। उसके विपरीत भाजपा में मैं देखता हूं कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के कि उन लोगों को अपने वर्तमान सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे। ठीक यही मजबूरी उनको विधानसभा चुनाव में देखनी पड़ी, अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। और लेकिन जनता ने भाजपा को काट दिया राजस्थान से और सत्ता कांग्रेस के हाथ में दी है। आज अपने सांसद जिनको आपने टिकट देकर जनता का आशीर्वाद दिलवाया, आज उनको टिकट देने से बीजेपी परहेज कर रही है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार और भाजपा की जो काम करने का तरीका रहा उसको लोगों नापसंद कर चुके हैं। अब कितने भी जुमले दिए जाएं, कितना मर्जी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाए, लेकिन राहुल जी ने कल इस बात को कहा और मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं, किसान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, उन सब मुद्दों को हम प्रमुखता से सरकार के सामने रखेंगे, भाजपा को एक्सपोज करेंगे। और एक तरह से नेतृत्वहीन बीजेपी आज हो चुकी है राजस्थान के अंदर। असमंजस सा है नेतृत्व में, कौन क्या रोल करेगा, नहीं करेगा, किस नेता की किससे बनती है, नहीं बनती है। हमारी पार्टी और सरकार के अंदर बेहतरीन तालमेल है और पिछले 2.5-3 महीने में जो निर्णय लिए हैं सरकार ने, उसको जनता ने एप्रिशिएट किया है। सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में जो हम लोगों ने बोल्ड डिसीजन लिए हैं, तमाम मजबूरियों के बावजूद, जो हालात छोड़ गए कि वसुंधरा जी, उसके बावजूद जो हमने निर्णय लिए हैं उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और अपने मैनिफेस्टो पे इतनी जल्दी प्रभावी कार्रवाई कर लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में 2 चरण में चुनाव होगा। भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव जीतेगी और यूपीए की सरकार और हमारे साथी जो घटक दल हैं उन लोगों की सरकार बनने जा रही है। 23 मई को परिणाम आएंगे, लेकिन देश, राजस्थान और पूरा भारत एक नई सरकार, नए प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। Sir, the way armed forces are being used for political purposes, Jaipur MP has got an election commission notice today. What you सभी ने बोला है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ जाने चाहिए और ध्यान भटकाने के लिए लोग हमारे सैनिकों के शौर्य और वीरता की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश अगर करेंगे तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सैनिक, देश, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये पार्टी और दल और नेता से ऊपर उठकर हैं और
हमारे देश पर, हमारी सरहद पर जो आंख उठा के देखेगा उसको हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चाहे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, किसी के दिल के राज्य हो। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के लोग जिस प्रकार से अपने नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसको भी देख रही है। सर, आपके एक नेता को भी मिला है, सुशील शर्मा जी को नोटिस आज। मैंने कहा ना, देश प्रदेश में जब इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि धार्मिक मुद्दों को और इस प्रकार के कार्रवाई कर आप पॉलिटिसाइज ना करें, तो ये सब पे लागू होता है। लेकिन विशेष रूप से जिन लोगों के पास सत्ता है, अगर वो किसी मुद्दे का दुरुपयोग करना चाहेंगे, जैसे सबरीमाला का इशू है वहां पे केरला में, वहां पे कहा गया है इसको पॉलिटिसाइज ना करें, क्योंकि मेन मुद्दा रोजी रोटी का है, रोजगार का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं रही। उसको छुपाने के लिए आरबीआई हो, हमारी संस्थाएं हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको खोखला करने की जो कोशिश चल रही है उसको जनता पसंद नहीं करती। बदलाव होगा। और महामिलावट बोलकर महागठबंधन को तो गलत बताते हैं और खुद जाके अपने अलग अलग राज्यों में मजबूर होकर अलायंस कर रहे हैं भाजपा के नेता, उस गठबंधन को क्या बोलेंगे? और जो लोग भाजपा को छोड़ के चले गए हैं उनसे सवाल अगर पूछें तो बताएंगे कि किस प्रकार का काम करने का तरीका बीजेपी का है। एक तानाशाह का रवैया है, एक नकारात्मक माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ है, उससे लोग छुटकारा पाना। भाई साहब, वसुंधरा राजे को भी चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है बीजेपी में, क्या कांग्रेस? ये आप सवाल उनसे पूछिए, बीजेपी के नेताओं से। लो जी, बाकी रह गया, बताइए कोई क्वेश्चन। क्या कांग्रेस में भी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? ये पार्लियामेंट्री मामले हैं, अगर आप सभी शेयर कर लेंगे तो हमारी मीटिंग का मायने क्या हो। एक तो बात ये थी कि सबसे गंभीर बात यह है, 70 साल तक कभी भी गांधी का नाम नहीं लिया गया, सरदार पटेल का नाम लिया गया, और अब उनकी विरासत को चुरा करके मोदी जी राजनीति करने का प्रदेश के अंदर देश उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। पटेल साहब ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, आरएसएस लिख के दिया था हम भविष्य में राजनीति कोई भाग नहीं लेंगे, हमारा सांस्कृतिक संगठन है। उसके बावजूद अब जो ये विरासत चुरा करके राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई संबंध ना तो गांधी की या पटेल की नीतियों से है, ना उनके संदेश से है, ना उन्होंने कभी स्वीकार किया। 25 साल से अधिक हो गए आरएसएस को भी, उनके भी नेता रहे होंगे, उनका नाम नहीं लेते, विरासत कोई है ही नहीं लोगों की। और जो देश में भावात्मक मुद्दे से राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव जीतना ही बात है, राम मंदिर के मुद्दे चुनाव जीत गए, और अब देशभक्ति की बात कर रहे हैं। हम लोग देशभक्त नहीं है, देशभक्त होना सर्टिफिकेट जो बीजेपी वाले देते हैं, राष्ट्रभक्त की बात वो करते हैं, क्या बाकी लोग राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? तो खाली मुझे इस मौके पर ये कहना, हवाई तैयारी चल रही, देखिए हम काफी आगे निकल चुके हैं, कैंडिडेट के सिलेक्शन में करीब करीब डिसीजन हो चुका है, क्योंकि देश का मीडिया दबाव में है, उसमें आप सब आते हैं, मीडिया हाउसेज दबाव में है। मोदी जी ने जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सिकंजा कर सका है, एनडीटीवी में तो हमला हो चुका था सीबीआई का। इसलिए हम जानते हैं आपकी मजबूरी है, मजबूरियों में देश का मीडिया हाउस दबाव करता है, सही पिक्चर दिखा देना देश को। जो क्या बोलते राहुल गांधी क्या बोलते हैं, हमारी भावना क्या, वो नहीं दिखाएगा, मोदी मोदी मोदी, और खाली जो वो बोलते हैं या उनकी जो भावनाएं हैं परसत बनाने लगाओ मीडिया। इसीलिए ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की बातें जो है ज्यादा उछल चुकी देश के अंदर, जबकि हकीकत बिल्कुल दूसरी है। मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर, कृपा करके, पता नहीं आज आप हम सबसे बाइट ले तो रहे हो, कितना दिखा पाओगे ये आपके हाथ में नहीं है, वो भी मीडिया हाउसेज के हाथ में है। वो देखते हैं कि वास्तव में हमें क्या जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चलाओ और कुछ भी करो। ये बात तो मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ कि ये लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर। अगर मीडिया में तो दबाव है, क्योंकि वो एक तरफा दिखाना पड़ रहा है, सच्चाई दिखा नहीं पा रहा है,
इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या होगा लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र हर व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आलोचना करने का। इनके राज में क्या है, अगर आप आलोचना करते हो सरकार की, आप देशद्रोही हो। किस दिशा में देश जा रहा है? आम जनता को सोचने की आवश्यकता है। आम जनता, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, हालात बड़े गंभीर है, इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है और तीनों बातों को कह रहा है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे के अंदर है। तो राहुल गांधी जी का सातों संभागों में रैलियों के लिए, सभाओं के लिए राहुल गांधी जी को इन्वाइट हम लोगों ने किया है यहाँ आने के लिए, वो भी आएंगे, रैलियां करेंगे। और राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ना अदावत है किसी से, और हम भी कहना चाहेंगे राहुल जी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। नरेंद्र मोदी जी, आप बजाय राइट लेफ्ट चलो, दाएं बाएं चलो, मुद्दों से भड़का के देश को आप लोग चुनाव जीतना चाहते हो, जो आपका असफल प्रयास होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि आप मुद्दों पे आइए, तो मुद्दे क्या है? किसान का मुद्दा है, मुद्दा क्या है? नौजवानों में नौकरियों का मुद्दा है, मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, मुद्दा क्या सबसे बड़ा? राफेल का मुद्दा है, खर्चों का 500 करोड़ का लड़ाकू विमान सरकार बदल से 1600 करोड़ का कैसे हो गया? ये मुद्दा है। ये मुद्दा को भड़का करके चुनाव जीतना चाहते दूसरी बार, तो कार की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार जीतने वाले नहीं। सीएम साहब, आपने मुद्दों से भटकाने की बात की, लेकिन मुद्दों से भटकाने की सबूत तो आपके ही कोई नेता करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं आपके कई नेता। कोई सबूत नहीं मांगता। ये बहुत, मैंने यही कहा, मीडिया दबाव में ये बातें उछाल रहा है, मीडिया दबाव कभी नहीं मांगा सबूत। कौन मांग सकता है? आजादी के बाद में कभी भी किसी हिंदुस्तानी नागरिक ने कभी भी ना आर्मी पर, ना नेवी पर, ना एयरफोर्स पे सवाल उठाया है। हमारे नेता ने ये कहा, दुनिया भर के लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक में जो सुबह सुबह खबर दी थी 3.5 लोग मारे गए, पूरा देश बहुत खुश हुआ था कि आपने बदला ले लिया 45 लोगों को मरने का, जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे, बदला ले लिया। पूरा देश उत्साहित था, नौजवान सड़कों में आया हुआ था, कैंडल मार्च कर रहा था। क्या कर रहे हैं? उसके बाद में आप जब पूरी दुनिया के मीडिया ने कहा वहां कुछ हुआ ही नहीं है, तो अमित शाह जी ने कहा 250 लोग मारे गए। अहलुवालिया जी ने कहा कि हम तो खाली बताने गए थे कि हमें ताकत है लड़ने की, हम कोई मारने थोड़ी गए थे वहां पर। और जी बोल रहे हैं, सब कह रहा है ये काम हमारा नहीं, सरकार बताएगी मरे नहीं मरे वहां पर, तो फिर क्या करना? इसका जनता को जवाब देना चाहिए। इनको खुद के इंटरेस्ट में है, कंट्री के इंटरेस्ट में है, इस गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में, वो पूरे देश को बताए हकीकत ये थी। और पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो झूठा मीडिया है, वो गलत प्रचार कर रहा है। ये कहना चाहिए, इस पर कहाँ सवाल उठाया जा रहा है? और जानबूझ करके ये अगर कोई आदमी बात करे तो क्या पाकिस्तान के लोग ताली बजाते हैं? ये भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। आप हिंदुस्तान के किसी नेता के बारे में कहो कि जब विपक्ष बोलता है तो पाकिस्तान ताली बजती है। ये जुमले मंत्री के नाम के जो राजनीति हुई थी तब से चल रही है। पाकिस्तान में ताली तब बजी थी जब मोदी जी गए थे वहां पर, बिना बुलाए शादी के अंदर गए थे, बर्थडे पे गए थे, तब ताली बजी थी वहां पर। देखिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बिना बुलाए हमारे मेहमान करता है। से सीधे आप सुन रहे थे सीएम अशोक गहलोत को, और उससे पहले डिप्टी सीएम को सुन रहे थे। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली जैन। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे मिशन 25 के लिए कांग्रेस और बीजेपी के मंथन की। बताएंगे कि दौसा सीट पर युवा मतदाता कैसे कर सकते हैं बदलाव, और एक रिपोर्ट दिखाएंगे। आधी आबादी की संसद में भागीदारी पर रहेगी प्रदेश की सभी खबरों पर नजर। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक जो है वो अब खत्म हो चुकी है। चुनावी रणनीति पर चर्चा इस बैठक में की गई। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बैठक ली। बीजेपी पर सीएम और पायलट ने निशाना साधा है। मिशन 25 के लिए कांग्रेस का लगातार मंथन हुआ और आने वाले समय में यूपीए की सरकार बनेगी। सेना शौर्य का बीजेपी अपमान कर रही है। बीजेपी मुद्दों को भटकाकर नाकामी छुपा रही है। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाने वाली है। ये तमाम बातें इस बैठक में सुनने को मिली। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। चुनावी रणनीति पर इस बैठक में तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई।
मिशन 2019 को लेकर के चाहे कांग्रेस की बात कर ले या बीजेपी, दोनों ही अब अपने अपने एक्टिव मोड में आ चुकी है। बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बैठक को लिया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम और डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा। मिशन 25 के लिए कांग्रेस का लगातार मंथन जो है वो जारी है और इस बैठक में कहा गया कि आने वाले समय में यूपीए की सरकार बनेगी। सेना शौर्य का बीजेपी अपमान कर रही है। बीजेपी मुद्दों को भटकाकर नाकामी छुपा रही है। आगामी चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाने वाली है। तमाम बातें इस बैठक में कही गई। 70 साल तक कभी भी गांधी का नाम नहीं लिया गया, सरदार पटेल का नाम लिया गया और अब उनकी विरासत को चुरा करके मोदी जी राजनीति करना का प्रदेश के अंदर देश उनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। पटेल साहब ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, आरएसएस लिख के दिया था हम भविष्य में राजनीति कोई भाग नहीं लेंगे, हमारे सांस्कृतिक संगठन है। उसके बावजूद अब जो ये विरासत चुरा करके राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई संबंध ना तो गांधी की या पटेल की नीतियों से है, ना उनके संदेश से है। तो हर ब्लॉक में मीटिंग होगी और 400 से ज्यादा सभाएं हम लोग करेंगे। और कल मुख्यमंत्री जी अविनाश पांडे जी और मैं हम टोंक जिले और सीकर जिले में अपने चुनावी अभियान को और गति देने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, जहां तक हमारी पार्टी के तैयार रहने का सवाल है, मुझे लगता है कि समय से बहुत पहले बहुत गहन चिंतन विचार विमर्श हम लोगों ने किया नॉमिनेशंस को लेके, किसको कहां से टिकट देना है। और मुझे खुशी है कि हमारे तमाम नेताओं के जिले, ब्लॉक, प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं की सहमति के बाद लगभग सभी सीटों पर आम सहमति बनी है। अच्छे नए जिताऊ चेहरों को हम लोगों ने प्राथमिकता देने की कोशिश की है। उसके विपरीत भाजपा में मैं देखता हूं कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के कि उन लोगों को अपने वर्तमान सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे। ठीक यही मजबूरी उनको विधानसभा चुनाव में देखनी पड़ी, अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे और लेकिन जनता ने भाजपा को काट दिया राजस्थान से। आज जो बैठक हुई उसमें आने वाले समय में पूरे चुनाव का नियोजन और हमारे कार्यक्रम किस प्रकार से हम आगे जाएंगे उसके बारे में सुझाव और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी, कैंपेन कमेटी चेयरमैन और कई जगह पर मैं स्वयं भी, सभी पूरे राजस्थान के अंदर में सभाओं के रूप में, जनसभाओं के रूप में करीबन 400 सभाएं हम लेने जा रहे हैं। और इन 400 सभाओं का आयोजन, नियोजन वहां के स्थानीय मुद्दों को लेकर और केंद्र सरकार की विफलताएं और पिछले दिनों हमारी राज्य सरकार का यहां पर स्थापन होने के बाद में जो महत्वपूर्ण जन कल्याण की निर्णय लिए गए, उन निर्णयों से संबंधित विषयों को लेकर जनता के बीच में हम जाने का निश्चित किया गया है। कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई है जिसमें कांग्रेस के सब जितने भी प्रकोष्ठ हैं वो और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सब सदस्य हैं। और कांग्रेस जो राहुल गांधी जी ने संदेश दिया है, कांग्रेस फ्रंट फुट पे आके काम करेगी। उसी तरह से जैसे राजस्थान की सरकार ने फ्रंट फुट पे आके शुरुआत की लोगों को रिलीफ देने की, जो जन घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे, वो वादे हमने सरकार में आते ही पूरे करने शुरू कर दिए। उन्हीं वादों के अनुसार अब लोगों के बीच में जाकर बड़ी बात कि किसानों के 18,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए, लोगों को रिलीफ मिल गया, कर्ज माफी का प्रमाण पत्र मिल गया, यूथ को 3,000 और 3,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता शुरू हो गया, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन शुरू हो गई, 1 रुपए किलो। और अब बात सूबे में मिशन 25 के लिए जारी बीजेपी के माथा 25 की। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी हलचलें तेज है। टिकट को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर आज से शुरू हुआ। पहले दिल्ली और फिर जयपुर में बड़े नेताओं ने टिकट दावेदारों को लेकर मंथन किया। सबसे पहले दोपहर 12 बजे के करीब दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने राजस्थान के बड़े नेताओं से मुलाकात की। गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ के साथ राजस्थान लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके बाद फिर जयपुर में शुरू हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक।
प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी समेत कई नेताओं ने इस अहम बैठक में शिरकत की। और अब बात आधी आबादी यानी कि महिलाओं के हक की। महिला हित के बड़े बड़े वादे करने वाले सियासी दलों की कलाई तब खुल जाती है जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है। प्रदेश में आजादी के बाद से अब तक आधी आबादी की लोकसभा में संतोषजनक भागीदारी नहीं रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में चुनाव के वक्त सभी सियासी दल महिला सशक्तिकरण को लेकर फिक्रमंद नजर आते हैं ताकि महिलाओं का वोट हासिल किया जा सके। लेकिन लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने की बात पर सभी सियासी पार्टियां महिलाओं पर भरोसा नहीं करती। यही वजह है कि प्रदेश की सियासत में महिलाओं की सीधी भागीदारी बहुत कम रही है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में अब तक हुए लोकसभा चुनावों में कब कितनी महिला चुनाव जीतकर संसद तक पहुंची है। पहली लोकसभा और दूसरी लोकसभा में प्रदेश की एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। तीसरी लोकसभा और चौथी लोकसभा में जयपुर से चुनाव जीतकर पूर्व महारानी गायत्री देवी संसद पहुंची। पांचवी लोकसभा में 2 महिला, जयपुर से पूर्व महारानी गायत्री देवी, जोधपुर से राजमाता कृष्णा कुमारी सांसद चुनी गई। छठी लोकसभा में फिर प्रदेश की एक भी महिला संसद तक नहीं पहुंची। 7वीं लोकसभा में चित्तौड़गढ़ से निर्मला शक्तावत सांसद चुनी गई। 8वीं लोकसभा में 2 महिला, उदयपुर से इंदुबाला सुखाड़िया और चित्तौड़गढ़ से निर्मला शक्तावत सांसद चुनी गई। 9वीं लोकसभा में झालावाड़ से वसुंधरा राजे सांसद चुनी गई। 10वीं लोकसभा में अब तक सबसे ज्यादा 4 महिला, उदयपुर से गिरिजा व्यास, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, अलवर से महेंद्र कुमारी और भरतपुर से कृष्णेंद्र कौर सांसद बनी। 11वीं लोकसभा में भी वही इतिहास दोहराया गया जब 4 महिला, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, सवाई माधोपुर से उषा मीणा, उदयपुर से गिरिजा व्यास, भरतपुर से महारानी दिव्या सिंह सांसद बनी। 12वीं लोकसभा में 3 महिला, सवाई माधोपुर से उषा मीणा, अजमेर से प्रभा ठाकुर और झालावाड़ से वसुंधरा राजे सांसद बनी। 13वीं लोकसभा में भी 4 महिला संसद पहुंची। दौसा से रमा पायलट, झालावाड़ से वसुंधरा राजे, उदयपुर से गिरिजा व्यास, सवाई माधोपुर से जसकौर मीणा सांसद चुनी गई। 14वीं लोकसभा में 2 महिला, जालोर से सुशीला लक्ष्मण बंगारू, उदयपुर से किरण माहेश्वरी सांसद चुनी गई। 15वीं लोकसभा में 3 महिला सांसद चुनी गई। नागौर से ज्योति मिर्धा, चित्तौड़गढ़ से गिरिजा व्यास और जोधपुर से चंद्रेश कुमारी सांसद चुनी गई। तो 16वीं लोकसभा में जब बीजेपी ने 25 सीटें जीती तब सिर्फ एक महिला सांसद झुंझुनू से संतोष अहलावत संसद पहुंची। इस तरह आजादी के बाद अब तक हुए लोकसभा चुनावों में राजस्थान की सिर्फ 29 महिला सांसद चुनकर लोकसभा तक पहुंची। इनमें से वसुंधरा राजे 5 बार सांसद बनी, गिरिजा व्यास 4 बार, गायत्री देवी 3 बार सांसद बनी। हालांकि लोकसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। सुनिए क्या कहते हैं बीजेपी के नेता। देश में पहली बार ऐसा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग होती है उसमें 4 प्रदेश के मंत्री होते हैं, शक्तिशाली मंत्री होते हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। पूरी जो देश की कैबिनेट है उसमें 11 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के जिसका प्रतिनिधित्व महिला मंत्री कर रही हैं। पूरी सरकार में महिलाओं को जिम्मेदारी से पद मिले हुए हैं और उन्होंने पूरी 5 साल की सरकार में अपने विभाग में इतने काम किए हैं जो ये दिखाता है कि देश की महिलाएं सशक्त है और समृद्ध है। लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति थोड़ी अलग है। हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा की 200 सीटों के लिए हुए चुनाव में 188 महिला प्रत्याशियों ने चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाया, जिसमें सिर्फ 23 महिलाओं ने जीत हासिल की। कांग्रेस ने कुल 27 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनमें 12 महिलाओं को जीत मिली, जबकि बीजेपी की 10 महिला विधायक चुनी गई। इस लिहाज से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मामूली अंतर है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की उचित भागीदारी मिलेगी। लागू करना एक अलग प्रयास है, लेकिन पार्टी हमेशा प्रयासरत रहती है इस बात के लिए कि महिलाओं को उचित स्थान मिले, महिलाओं को उचित सम्मान मिले लोकसभा विधानसभा में भी,
और पंचायती राज जैसी संस्था को भी राजीव गांधी जी ने ही महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी। उन्हीं की वजह से आज देश भर के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। बहरहाल कुल मिलाकर लोकसभा और विधानसभा में प्रदेश में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी संजीदा नजर नहीं आती है। सच तो ये है कि प्रदेश की सियासत में ज्यादातर वही महिलाएं सक्रिय हैं जो अपने परिवार के रसूख के दम पर राजनीति में आई हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने दम पर सियासत में आती हैं, उन महिलाओं को काफी संघर्ष के बाद भी राजनीति में भागीदारी का कम ही मौका मिल पाता है। देश की आधी आबादी राजनीति में अभी भी हाशिए पर है। जहां महिलाओं को जितना मौका मिला है, उन्होंने अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी है। बावजूद उसके चुनाव में पार्टियां महिलाओं को टिकट नहीं देती हैं। इन सब के बावजूद महिलाएं राजनीति में न सिर्फ आगे आई हैं, बल्कि देश और प्रदेश में नेतृत्व भी दिया है। कैमरा पर्सन सोहन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात दौसा लोकसभा सीट की, तो दौसा के चुनावी दंगल में इस बार युवा वोटर्स उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि दौसा लोकसभा सीट पर चुनाव का पूरा हाल। दौसा लोकसभा सीट के चुनावी दंगल में जीत हासिल करने के लिए जहां कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं इस सीट पर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं एसटी के लिए रिजर्व दौसा सीट पर चुनाव प्रक्रिया की तारीखों पर। इस सीट पर उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की जांच 20 अप्रैल को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल है। इस सीट पर 5वें चरण में यानी 6 मई को मतदान होगा। इस सीट पर 12,037 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 902 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो वहीं जिला प्रशासन चुनाव में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित कराने की कोशिश में जुटा है। मतदान आपका अधिकार भी है और आपका सबसे बड़ा आपका लोकतंत्र पर्व में हिस्सा लेने का आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। तो मतदान अवश्य करें और किसी भी प्रकार की मतदान से संबंधित कोई समस्या होगी तो उसमें हम लोग लगातार हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है जो कि 1950, कोई भी मतदाता जो है वो 1950 पे डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं कि उनको अगर मतदान केंद्र से संबंधित या और कोई चुनावी प्रक्रिया से संबंधित अगर उनको कोई समस्या है तो उसका हम निस्तारण करेंगे। जो दिव्यांग वोटर हैं और जो किसी भी तरह से डिसेबल्ड हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है, जिसमें कि सभी मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था होगी। कुछ चुनिंदा मतदान केंद्र जिन पे कि ऐसे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है उन पे हम लोग व्हीलचेयर की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो वहीं इस लोकसभा सीट के सभी विधानसभा क्षेत्र और मतदाताओं की बात करें तो दौसा लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें दौसा जिले की बांदीकुई, महुआ, सिकराई, लालसोट और दौसा विधानसभा सीट शामिल है और जयपुर जिले की बत्सी और चाकसू विधानसभा सीट शामिल है, जबकि अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा सीट शामिल है। और इस सीट पर इस बार 10,99,054 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें 18 से 29 साल तक के मतदाताओं की संख्या 3,51,502 है। इस तरह इस सीट पर कुल मतदाताओं में से 33% युवा मतदाता हैं, जो उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। दौसा सीट पर साल 2014 के चुनाव में बीजेपी से हरीश मीणा ने जीत हासिल की थी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश मीणा ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया और टोंक उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक चुन लिए गए। लेकिन इस बार दौसा के मतदाता किसे जीत का ताज पहनाएंगे, ये तो 23 मई को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, दौसा। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और टिकट दावेदारों की दौड़ भाग के साथ ही पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। ऐसे में हम आपको आज बता रहे कि कोटा बूंदी सीट के बारे में कि किस पर इस बार कोटा बूंदी दाव लगाएगा। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान में हैं, 5 सीटें तो महिलाओं को राजस्थान में मिलनी चाहिए। कोटा पर किसका दांव? बीजेपी से कौन होगा दावेदार? कांग्रेस किसके नाम पर लगाएगी मुहर? प्रदेश में सियासी सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कोटा बूंदी सीट पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे
और तारीखों के ऐलान के साथ ही दावेदारों में होड़ मचनी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी में जहां मौजूदा सांसद ओम बिरला अपनी दावेदारी को पक्का मान रहे हैं, वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सांसद इजराज सिंह का दावा भी इसी सीट पर है। तो पूर्व विधायक भवानी सिंह रजावत और प्रहलाद गुंजल ने भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने को लेकर ताल ठोक रखी है। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुमन श्रृंगी पार्टी में महिलाओं की अनदेखी को दुखद बताते हुए खुद की दावेदारी पेश कर रही हैं। सभा की 25 सीटें राजस्थान में हैं। 25 में से मैं सोचती हूँ कम से कम 5 सीटें तो महिलाओं को राजस्थान में मिलनी चाहिए। हाड़ौती हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है और गढ़ है, और यहाँ पर करीब हमारी 2 लोकसभा सीट सीधी, एक आपके झालावाड़ और एक कोटा बूंदी, ये 2 लोकसभा। आज की तारीख में मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए अगर पार्टी उचित समझती है, और मैंने कई संगठन के बड़े राष्ट्रीय लेवल से जिला लेवल तक में उठ के राष्ट्रीय लेवल तक मैंने पदों पे काम किया है, तो मैं सोचती हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने में मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बीजेपी में टिकट के कई दावेदार हैं, तो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। इजराज सिंह के बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस को कोटा बूंदी सीट के लिए एक मजबूत प्रत्याशी की जरूरत है। कांग्रेस जातिगत समीकरण को साधकर इस चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने की जुगत लगा रही है। कांग्रेस इस बार मीणा चेहरे पर दांव खेलना चाहती है और पूर्व सांसद राम नारायण मीणा का नाम चर्चाओं में है, तो सरोज मीणा भी दावेदारी ठोक रही हैं। तो नहीं हो रही, महिलाओं को तो दिया ही है पार्टी ने, परिस्थितियां क्या रहती है, और कांग्रेस जो कहती है उसको करके बताती है। और हमें उम्मीद है कि इस बार महिलाओं को, जो राहुल जी की सोच है महिलाओं को, युवाओं को देने की, तो महिलाओं को वो टिकट देंगे। पार्टी मुझे टिकट देती है और मुझे चुनाव में उतारती है, तो ये सीट मेरी, मैं 12 बजे ही बीजेपी के कैंडिडेट को मतलब हराने की क्षमता रखती हूँ। हाड़ौती बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ की एक सीट 12 झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 बार सांसद चुनी गई हैं, लेकिन कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की दावेदारी मजबूत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियों में इस सीट पर टिकट को लेकर चल रही कशमकश के बीच क्या कोई महिला दावेदार भी सामने आती है। कोटा से कैमरामैन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज 18 राजस्थान। 2019 के महासंगम में आज बात राजसमंद सीट की। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां यहां से उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। टक्कर कांटे की है, लिहाजा माना जा रहा है कि सीट से दोनों ही पार्टियां नए चेहरे तो उतार सकती हैं। देखिए रिपोर्ट में। आठ विधानसभा सीटों को अपने आंचल में संजोए राजसमंद जिला अरावली पर्वतमाला के बीच में स्थित है। राजसमंद को जानिए। राजसमंद जिले का नाम मेवाड़ के राणा राज सिंह ने 17वीं सदी में राजसमंद झील के नाम पर रखा था। 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर जिले के राजनगर और कांकरोली को मिलाकर राजसमंद जिले का गठन किया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग और हल्दी घाटी राजसमंद जिले का प्रमुख पर्यटन केंद्र है, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में सैलानी यहां हर साल आते हैं। राजसमंद का सियासी गणित भी कम दिलचस्प नहीं है। माना जा रहा है कि इस बार भी राजसमंद सीट पर कांटे की टक्कर होगी। साल 2008 में परिसीमन के बाद राजसमंद लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सीट पर साल 2009 में कांग्रेस तो साल 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की। राजसमंद सीट पर राजपूत जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। रावत समाज भी राजसमंद में महत्वपूर्ण भूमिका में है। आइए अब आपको बताते हैं कि राजसमंद सीट के लिए कांग्रेस के कौन कौन से दावेदार हैं। दावेदार नंबर 1, पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा। साल 2009 में राजसमंद से रह चुके हैं सांसद। हाल के विधानसभा चुनावों में नहीं मिला टिकट। पार्टी में उपाध्यक्ष पद का मिला हुआ है जिम्मा। दावेदार नंबर 2,
लक्ष्मण सिंह रावत। लक्ष्मण सिंह रावत रह चुके हैं मंत्री। राजेश पायलट के साथ काम कर चुके हैं लक्ष्मण सिंह। वायुसेना में भी काम कर चुके हैं लक्ष्मण सिंह। दावेदार नंबर 3 रामचंद्र जारोड़ा, मेड़ता से रह चुके हैं विधायक। दावेदार नंबर 4 बालेंदु सिंह, युवा कांग्रेस में संभाल चुके हैं अहम पद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह के पुत्र हैं बालेंदु। राजसमंद सीट पर जहां कांग्रेस में दावेदारों की संख्या ज्यादा है, तो बीजेपी में अभी तक ज्यादा हलचल नहीं है। बीजेपी से मौजूदा सांसद हरिओम सिंह राठौर फिर से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी इस सीट से नए चेहरे को मौका दे सकती है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आज 2019 के महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।